CH-45 reborn in villainous body। हाय हेलो नमस्ते। अब तक हमने देखा कि आरवी और उसके दोस्तों का आज पहला दिन था कॉलेज में, जिसके लिए वो लोग बहुत एक्साइटेड थे। आरवी अपनी बाइक लेकर जाने वाली थी। उसकी बाइक देखकर नील भी बाइक की जिद करता है तो अरहान निकेश से पूछने को कहता है। निकेश कहता है कि एक शर्त पर वो बाइक लाके देगा, जो वो बाइक उसके साथ कॉलेज ना ले जाए तो उसकी बात नील मान लेता है। वहीं आरवी और उसके दोस्त कॉलेज पहुंचते हैं। पहुंचते ही उनकी मुलाकात कॉलेज में रैगिंग ले रहे ग्रुप से होती है। वो लोग उनको अपने पास बुलाते हैं। आरवी अपना दिन यादगार बनाना चाहती थी, इसलिए उसने इसमें इंटरेस्ट ले रही थी। वहीं ऋषित ने डांस करते हुए उन लोग को पिट दिया, बाकी सबाने भी ऐसा ही किया। उसके बाद लोकेश ने आरवी को निकेश और नील में से किसी को प्रपोज करने के लिए कहा। यो आरवी पट से मान गई। उसने सबके समाने नील और निकेश को न प्रपोज कार मस्क मैन को प्रपोज कर लिया। अब आगे इधर आरवी उसी कॉलेज के एक प्राइवेट रूम में उल्टी टंगी हुई थी और उसके सामने वह मास्क मैन इंसान अपने पैर पर चढ़ाकर किसी राजा की तरह बैठा हुआ था। वही आरवी चिल्लाते हुए उसे मास्क मैन से बोली, अरे मुझे क्यों इस तरह लटकाया हुआ है? मैंने क्या कर दिया तुम्हारे साथ? तो वह मास्क मैन घूरकर आरवी को देखता है, लेकिन आरवी को कहाँ कुछ फर्क पड़ने वाला है। वह उसी टन में फिर से बोली, अब अपना जुबान खोलो के भी कि नहीं? कब से देख रही हूँ, जब से आए हो तब से कुछ बोल ही नहीं रहे हो, बस मुझे उल्टा लटकाया हुआ है। तो वह मस्क मैन जल्दी से चेयर से खड़ा हुआ और आरवी के पास जाकर उसके गालों को दबाते हुए बोला, बहुत ज्यादा तुम्हारी जुबान चलता है, इसे कंट्रोल में लाना पड़ेगा। तभी एक इंसान जल्दी से उसे रूम में आया और जाकर मस्क मैन के पास खड़े होते हुए बोला, बिग बॉस आपने जो कहा था, और फिर अपने प्लेट की तरफ इशारा किया। तो वह मस्क मैन उस प्लेट को देखता है जिसमें लगभग 20 हरी मिर्चियां रखी हुई थी। तो वह अपनी सर्द आवाज में बोला, उस लड़की का जवान और मुंह दोनों को मेरे कंट्रोल में लाओ। इतना कहकर फिर से जाकर अपने चेयर पर बैठ गया। वहीं जब आरवी उस मास्क मैन की बात सुनकर प्लेट को देखती है जिसमें मिर्ची रखा हुआ था, तो चिल्लाते हुए बोली, नहीं नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैंने तुम्हें जानबूझकर किस नहीं किया था, बल्कि उस ग्रुप ने मुझे यह कहा था करने के लिए। फिर भी तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। तभी वह मास्क मैन घूरकर उसे इंसान को देखते हुए पास में रखा पेपर वेट को उठाकर उसे इंसान पर फेंकते हुए बोला, ऋषभ। तो ऋषभ जल्दी से नीचे बैठ जाता है, जिससे पेपर वॉट उसके ऊपर से निकल जाता है और फिर वह जल्दी से प्लेट से मिर्ची निकालकर आरवी के मुंह में डालते हुए बोला, जल्दी जल्दी यह मिर्च खाओ, वरना मुझे कुछ और करना पड़ेगा तुम्हें या खिलाने के लिए। लेकिन आरवी अपने मुंह से बार बार उसे मिर्ची को थूक देती थी। तो वह मास्क मैन अपने सीट से खड़ा हुआ और आरवी के पास आकर उसके दोनों गालों को दबाकर प्लेट से मिर्ची उठाकर उसके मुंह में डालकर उसके मुंह को बंद कर देता है, जिससे आरवी को मजबूरन मिर्ची खाना पड़ता है। ऐसे ही करते करते आरवी अब तक 3 मिर्ची खा चुकी थी, लेकिन वह मास्क ने बिना हमदर्दी के उसे बस मिर्ची खिलाए जा रहा था। इस बार आरवी हिम्मत करके उसके हाथों को हटाकर किसी तरह बोली, अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम जानते नहीं मेरे पीछे कितने बड़े बड़े लोग हैं। तो हम मास्क में बड़े इंटरेस्ट के साथ आरवी को देखने लगा। तभी ऋषित उसके पास आकर बोला, बिग बॉस अरहान सर का कॉल आ रहा है। तो वह मस्क मैन ऋषभ से फोन को लेकर अपने इशारे से आरवी को फिर से मिर्ची खिलाने को कहकर उस कमरे से बाहर निकाल गया। उसके जाते ही ऋषभ आरवी के पास गया और बोला, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी बिग बॉस को प्रपोज कर और किस करके। तुम्हें पता नहीं है, जो भी बिग बॉस छूटा है बिग बॉस उसे इस दुनिया से उठा देते हैं। वह इंसान नहीं बल्कि इंसान के भेष में एक राक्षस है। अब पता नहीं तुम्हारे साथ वह जल्लाद क्या करेगा, लेकिन प्लीज जल्दी जल्दी यह मिर्ची खाओ, वरना वह पहले मुझे इस दुनिया से उठेगा फिर तुम्हें। तभी वह मास्क मैन उस रूम में आया और बोला, छोड़ दो उसे,
वही उस मास्क मैन के मुंह से यह बात सुनते ही ऋषित को लगा शायद वह सपना देख रहा है, इसलिए वह फिर से बोला, क्या कहा बिग बॉस ने? कहीं मेरे कान तो नहीं बज रहे हैं? तो वह मास्क मैन उसे आंखें दिखाता कर देखता है, तो वह से जल्दी से आरवी को खोलकर उसे बाहर जाने को कहता है। तो आरवी उसे कमरे से बाहर जाते हुए बोली, यू मास्क मैन ब्लडी इडियट, तुम्हें मैं देख लूंगी। अगर तुम्हें मैंने आज के बदले डबल पनिशमेंट नहीं दिया तो मैं भी आरवी नहीं। इतना कहकर वह दौड़कर बाहर भागकर नील की तरफ जाने लगी। इधर प्रिंसिपल रूम के बाहर अध्यक्ष और उसके बेटे के जाते ही मयंक को किसी का फोन आता है, तो वह अपने फ्रेंड को कुछ इशारा करता है। उसके ऐसा करने से उसके दोस्त वहां से मयंक के पीछे निकल लेते हैं। इधर सारा और उसकी चमचियां भी वहां रुकना नहीं चाहती थी, क्योंकि इतनी बेइज्जती जो हो गई थी, इसलिए वो लोग वहां से निकल गए। कॉलेज कैंपस को खाली कर दिया गया था। अरिताज जी और विक्रम जी जिस गाड़ियों में आए थे, उन्हें उन लोगों ने वापस भेज दिया और बाकी बॉडीगार्ड की गाड़ियां बाहर खड़ी थी। वो लोग अपने बच्चों के साथ जाने वाले थे। अब निकेश इतनी बड़ी गाड़ी लेके तो आया ही था कि 5-6 लोग आराम से उसमें बैठ सके। करीब आधे घंटे बाद वो लोग प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर निकले। अभी तक चारों में से किसी ने विक्रम जी या अरिताज जी को ये नहीं बताया था कि रैगिंग आरवी और उसके दोस्तों की हो रही थी। वो 6 लोग पार्किंग में जाते हैं, तभी विक्रम जी बोले, वैसे तुम लोगों ने बताया नहीं रैगिंग किसकी हो रही थी? नील ने उन्हें देखा और फिर बाकी तीनों की तरफ। वो कुछ बोलता इससे पहले अरिताज जी बोले, अरे हाँ भाई, हमें भी पता चलना चाहिए जिसके लिए हमारे बेटे ने किसी को इतनी बुरी तरीके से मारा। वो शख्स है कौन जो हमारे बेटे के दिल के इतने करीब है? उनकी बात सुन विक्रम जी मुस्कुरा दिए तो बाकी तीनों हंस दिए। उनकी बात सुन नील अपने मन में बोला कि इनको एसआर के बारे में बताऊं या ना बताऊं, और फिर बोला, ऐसा कुछ नहीं है पापा, वो उनकी रैगिंग कर रहे थे तो इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। तभी रुचि एकदम से बोली, चल झूठे। उसकी बात पर नील उसे आंखें बड़ी कर घूरने लगा, तो रुचि बोली, ये आंखें ना किसी और को दिखाना, ठीक है? डरती नहीं हूं मैं तुझसे। वैसे बताना छोटे पापा और पापा की किसके लिए पिटा तूने उन लोगों को? नील आगे बढ़ रुचि को पकड़ बोला, अरे मेरी माँ चुप हो जा, ठीक है? रुचि बोली, क्यों 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 भला मैं क्यों चुप हो जाऊं? पापा, छोटे पापा, मैं बताती हूँ आपको इसने ऐसा क्यों कहा। अरे बताती नहीं, दिखाती हूँ ना। ये बोल वो फोन निकालने के लिए हाथ अपने बैग में डालती है, तो नील उसे खींच पकड़ बोला, मेरी माँ चुप होने का क्या लेगी? रुचि बोली, इस बात को बाहर निकालना मुझे, बस वो क्या है ना, मुझे पेट में दर्द हो रहा है। जब तक ये बात मैं सबको बताऊंगी नहीं ना, तब तक चैन नहीं आएगा। अरिताज जी दोनों को रोकते हुए बोले, अरे क्या हुआ है, तुम दोनों को लड़ क्यों रहे हो और नील क्यों बताने नहीं दे रुचि को डोट? नील बोला, पापा ऐसा कुछ नहीं है, ये बस ड्रामा कर रही है। रुचि उसे घूरते हुए बोली, अच्छा तो मैं ड्रामा कर रही हूँ बेटा, मुझे सब पता है, ठीक है? छोटे पापा, आपको पता है नील को आज चैप्टर 46 रीबॉर्न इन विलनस बॉडी। अभी रुचि आगे कुछ बोलती उससे पहले ही पीछे से आरवी की आवाज आई, ओ ये काले बिलोटे मुझसे बिना मिले जा रहे थे। उसकी आवाज सुन जहां नील ने अपनी आंखें चिढ़ के मींच ली, वही बाकी सब उसकी ओर मुड़ गए। वही रुचि के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। वही आरवी उन्हीं की ओर चली आ रही थी। उसके हाथ में अभी भी वो गुलदस्ता था और अभी वो अकेली थी। वो ठीक नील के पीछे आके खड़ी हो गई और उसके कंधे पर टैप करते हुए बोली, ओ ये काले बिलोटे, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम हो कि पीठ किए हुए खड़े हो हाउरुड। नील ने पहले अपनी मुंडी घुमाई और उसे देखा, फिर मुंडी आगे कर रोने जैसी शकल बना ली, जिसे देख बाकी सबको हंसी आती है पर रोक लेते हैं। नील अब पूरा आरवी की तरफ घूम जाता है। वो बोला, क्या है अब? आरवी बोली, इतना रुडली क्यों पेश आ रहे हो, जैसे मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड चुरा ली हो?
वही उसकी बात सुन नील बोला, क्या तुम सीधे सीधे नहीं बता सकती क्या हुआ है और क्या चाहिए तुम्हें? अरिताज जी बोले, नील बदतमीजी से बात मत करो। नील उनकी बात सुन पहले चिढ़कर अपनी आंखें कसकर बंद कर देता है, फिर एक ठंडी सांस छोड़ खुद को शांत करता है, फिर एक नकली स्माइल के साथ आरवी से बोला, बोलिए क्या चाहिए अब आपको? आरवी जो गुलदस्ता उसने उसे मस्क मैन को दिया था उसे ऋषभ ने वापस कर दिया था, इसलिए वो नील को देकर बोली, ये लीजिए, इस गुलदस्ते को कहीं फेंक देना। नील उसे देख चिढ़ते हुए बोला, तुमने फेंक क्यों नहीं दिया इसे? आरवी बोली, कैसे फेंक देती, अब मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी लड़के को गुलदस्ता देकर प्रपोज किया है, ऐसे कैसे इसे फेंकती? अरिताज जी और विक्रम जी हैरानी से एक साथ बोले, क्या प्रपोज? तुमने? किसको किया? कैसे किया और क्यों किया? दोनों एक जैसे सवाल एक साथ पूछ डाले, दोनों एक दूसरे को देखा। फिर विक्रम जी बोले, आरवी मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, किसको प्रपोज किया तुमने, लड़का कौन है? आरवी ने अपनी आंखें घुमा ली, उसका उनको जवाब देने का कोई इरादा नहीं था। राधिका ने ये देख बातों को मोड़ते हुए बोली, पापा वही बेटा जिसका आप लोग सालों से घर पर आने का इंतजार कर रहे हैं। ये सुन अरिताज जी और विक्रम जी हैरानी से आंखें बड़ी कर नील को देखने लगे और फिर अपने आंखों से पूछने लगे कि क्या वह शिवाय था। तो नील ने अपना सिर हिला दिया, वही जिसने ये कांड किया वो तो बेशर्मी से अपनी बत्ती सी सबको दिखा रही थी, लेकिन उसके दिमाग में कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही थी, जो कि उसे मस्कमैन के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं था। आरवी सब कुछ इग्नोर कर बोली, वैसे काले बिलोटे तुम क्या फाइट करते हो? मैं तो फेन हो गई तुम्हारी। नील बोला, मैंने सुना था तुम भी फाइट करती हो, पर तुम तो डर कर टास्क कर रही थी। डरपोक जंगली बिल्ली। अपने लिए डरपोक सुन आरवी बोली, ओए मैं डरपोक नहीं हूँ, ठीक है, वो तो मैं अपना पहला दिन यादगार बनाना चाहती थी इसलिए, और फिर तुम्हारे चेहरे के वो एक्सप्रेशन बहुत फनी है, जो भी हो मुझे बड़ा मजा आया। अगर तुम बीच में फाइट ना करते तो शायद और मजे करते, वैसे जो भी हुआ अच्छा हुआ। कमीना मेरे हाथों से पीटने से बच गया। हम मेरे गालों को हाथ कैसे लगाया उसने? उसकी बात सुन विक्रम जी बोले, उस लड़के ने तुम्हें हाथ लगा उसकी तो? तभी आरवी बोली, आप कुछ नहीं करेंगे, अरे कॉलेज में होता रहता है, आगे मैं संभाल लूंगी, वैसे भी इस बोरिंग कॉलेज में कुछ तो एंटरटेनमेंट होना चाहिए ना, सिर्फ लवर्स भरे हैं, कुछ एक्शन हंगामा भी होना चाहिए ना। उसकी बात सुन सब ना में सिर हिला देते हैं। अरिताज जी बोले, ठीक हम कुछ नहीं करेंगे, पर कोई परेशानी हो तो अकेले मत निपटना, ये डेंजरस हो सकता है। आरवी ने हाँ में सिर हिलाया। उसके बाद विक्रम जी बोले, हम लोग घर जा रहे हैं, क्या तुम चलोगी घर? आरवी बोली, नहीं मैं शाम को आऊंगी, मैं अभी यही हूँ। उसकी बात पर सब हाँ में सिर हिला देते हैं। वही विक्रम जी खुश थे आज, क्योंकि ये पहली बार था जब आरवी उनसे शांति से बिना किसी गुस्से से बात कर रही थी। उसके बाद आरवी वो गुलदस्ता नील के हाथ में पकड़ा कर बोली, फेंक देना। उसके बाद वह वहां से 9-2-11 हो गई। वो वहां से नील बस मन महसूस कर रह गया। सब कार में बैठे और वहां से निकल गए। कार में रुचि ने अपने पापा और छोटे पापा को वो वीडियो दिखाया जो उसने कॉलेज में शूट किया था। दोनों ही रुद्र के एक्सप्रेशन देख हंसते हंसते लोटपोट हो रहे थे, लेकिन जब उन्होंने मस्क मैन का चेहरा देखा तो वह डर गए आरवी के लिए। तभी और तक जी विक्रम जी के कंधे पर हाथ रख बोले, तुम चिंता मत करो, शिवाय उसे कुछ नहीं करेगा। लेकिन विक्रम जी का टेंशन जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। वहीं नील गुस्से से रुचि को घूर रहा था, जो अपनी बत्ती सी दिखा दिखा कर दोनों को कॉलेज में जो कुछ हुआ वो सब बता रही थी। अभी वो बातें कर ही रहे थे कि जब आरवी ने प्रपोज किया शिवाय को, उसके आगे का पूरा वीडियो कॉलेज फर्म पर डाल दिया किसी ने, जिसे देख वो लोग और हंसने लगे। ऋषित का डांस देखकर तो रुचि के आंख से आंसू आ गए। हंसते हंसते वो लोग घर पहुंच गए और रुचि ने तो वहां भी सबको सब कुछ बता दिया, जिस पर नील और ज्यादा चिढ़ जाता है।
नील पैर पटकते हुए अपने कमरे में चला जाता है। वो गुलदस्ता बेड पर फेंकता है और खुद बालकनी में चला जाता है, पर उसे बार बार आरवी को शिवाय को प्रपोज करने की बातें उसके कानों में सुनाई दे रही थी, जिससे फ्रस्ट्रेट होकर नील ने हेडफोन लगा फुल वॉल्यूम पर गाने चला दिए। वहीं इस सबसे दूर एक अंधेरी जगह जहां पर कुछ अजीब सी वाइब आ रही थी, वहां पर बॉडीगार्ड पहरा दे रहे थे हट्टे कट्टे आदमी जो काफी चौकन्ना थे। वहीं अंदर का माहौल भी अलग था। अंदर की ओर भी लाइट्स नहीं थी, बहुत हल्की सुनहरी रोशनी थी क्योंकि जीरो का बल्ब जल रहा था। वहां पर बड़ी टेबल थी जहां कुछ 10-12 लोग बैठे हुए थे और हेड चेयर पर एक आदमी था जो सिगार पीते हुए उन लोगों की बातें शांति से सुन रहा था। तभी एक आदमी जो उस आदमी से 2 चेयर साइड में बैठा हुआ था, वो बोला, आरके एक बुरी खबर है। उस आदमी जो आरके था उसने उसे बोलने का इशारा किया और इम्तियाज से सिगार पिता रहा। वो आदमी डरते हुए बोला, वो फाइल उसमें कुछ नहीं था, सबूत हमारे हाथ नहीं लगे। उसकी बात सुन आरके एक झटके से सिगार नीचे फेंक उस आदमी को देखने लगा। वो आदमी बहुत डर गया था। वो आगे बोला, वो लोग चालाक निकले, हमारे फाइल तक पहुंचने से पहले ही उन्होंने फाइल कहीं छिपा दी, अब हमें वो नहीं मिल रही। आरके चिल्लाते हुए बोला, क्या मतलब है नहीं मिल रही फाइल? तुम्हें पता है ना वो फाइल कितनी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए? अगर वो फाइल नहीं मिली तो हम बर्बाद हो जाएंगे। हमें तो ये भी नहीं पता कि किन किन लोगों के बारे में उन लोगों पता चल गया है। अगर वो फाइल नहीं मिली तो सब बर्बाद हो जाएगा। इतने साल से जो हमने ये एम्पायर खड़ा किया था वो एक झटके में गिर जाएगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आखिरी लाइन बोलते बोलते वो एकदम से चीख उठा। वो एक साइको लग रहा था। उसके ऐसे चीखने चिल्लाने से सब डर जाते हैं और एक कोने खड़े हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो शांत होता है। अपने असिस्टेंट जो उसके पीछे खड़ा था वो उससे बोला, पता लगाओ क्या चल रहा है बाहर, थोड़ी सी भी कोई गड़बड़ करते दिखे गोली मार दो। कोई भी मेरे और मेरे सपने के बीच नहीं आना चाहिए। आने वाले महीनों में सिर्फ आंखें का बोलबाला होगा। पूरी दुनिया मेरे पैरों को नीचे होगी और मैं उन पर राज करूँगा। हा 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 हा। वही उसे ऐसे हंसते देख उसके ही एक आदमी ने अपने पास खड़े एक आदमी को धीरे से कहा, लगाता है आरके पागल हो गए हैं और इनका पागलपन दिन पर दिन बढ़ रहा है। कौन है जिसने इस साइको के पागलपन को जगा रहा है? उसे अपने लिए मौत का कुआं खोदा है। इस बार क्यों अब ये पागल आदमी उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाला? चैप्टर 47। कौन है जिसने इस साइको के पागलपन को जगा रहा है? उसे अपने लिए मौत का कुआं खोदा है। इस बार क्यों अब ये पागल आदमी उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाला? वही वो आदमी बोला, अभी के लिए तो चुप हो जा, क्योंकि अगर आरके ने सुन लिया तेरी बातों को यही खड़े खड़े हम दोनों को ही गोली मार देगा। उसकी बात सुन वो आदमी डर के मारे चुप हो जाता है। वही आरके अपने मन में सोचता है, तुम लोगों ने इस बार गलत जगह पंगा ले लिया है, क्योंकि तुम लोगों को पता नहीं है आरके चीज क्या है। जब तक मैं शांत रहा तो सबके पर निकल आए, मेरी दहशत को भूल गए। लगता है एक बार, बस एक बार मेरा सपना पूरा हो जाए, जो मैंने सोचा है वो हो जाए, बस उसके बाद मैं इन लोगों को ना जीने दूंगा और ना मरने। हम वहीं मुंबई शहर से दूर एक छोटे शहर में एक पुलिस स्टेशन के बाहर एक आदमी जिसकी हालत बिगड़ी हुई थी, आंखें लाल थी, दाढ़ी बढ़ी हुई थी, हालत बिखरी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि काफी वक्त से उसने ना ढंग से खाना खाया है ना नींद ली है। वो आदमी कुछ बड़बड़ा रहा था, सब धोखेबाज है, सब अमीरों के तलवे चाटते हैं, सब पैसों के लिए रिश्ते बनाते हैं, कोई सगा नहीं है, ये सरकारी नौकर भी पब्लिक के नहीं है, बस अमीरों के गुलाम है। तभी वहां एक हवलदार आया और उस आदमी को देख बोला, बेटा जाओ यहाँ से, क्यों यहाँ आके खुद को टॉर्चर करवाते हो? जाने वाले चले गए, क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो उनके पीछे? वो आदमी गुस्से में बोला, काका आप जिन लोगों की बात कर रहे हैं वो मेरी जिंदगी थी, अब वो लोग ही नहीं है तो कैसी जिंदगी? मेरी बीवी और बेटी ही मेरी जिंदगी थी और उस आरके ने उन्हें ही मार दिया। और पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे हैं, सब के सब बिके हुए हैं।
देख लेना, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं। उन धोखेबाज लोगों को भी नहीं जो सबूत लेकर गायब हो गए। उन्होंने वादा किया था कि वो मुझे और मेरे जैसे बाकी लोगों को इंसाफ दिलाएंगे, पर क्या किया उन लोगों ने? वो लोग भी पैसों को गुलाम निकले, साले हरामी लोग। वो चीख उठा। उसकी चीख में उसका दर्द और उसकी बेपसी दोनों ही नजर आ रही थी। हवलदार काका की आंखों में आंसू आ गए। उसका दर्द देख वो बोले, बेटा भगवान पर भरोसा रखो, वो जरूर न्याय देगा, वो हर बुरे लोगों के लिए काल लेकर आता है। उनकी बात सुन वो आदमी हंसते हुए बोला, हाँ 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 काका, आप भी ना मजाक अच्छा कर लेते हैं। काका, ये कलयुग है, यहाँ पर शैतान राज करते हैं और अच्छे लोगों का काल आता है, जैसे मेरी पत्नी और बेटी। क्या गलती थी उनकी? उन लोगों ने बिल्कुल नहीं बख्शा। अरे एक आखिरी बार मुझे देखने भी नहीं दिया। उनकी बॉडी को पता नहीं क्या किया उन लोगों ने। आगे क्या होगा इस कहानी में जानेंगे अगले पार्ट में। तब हक ले लिए, बाय। CH48 रिबॉर्न इन विलनस बॉडी। हाय हेलो नमस्ते। वो आदमी पुलिस स्टेशन के बाहर एक हवालदार से बात कर रहा था। उसकी तकलीफ और दर्द देख काका की आंख से भी आंसू निकल गए। उसके बाद वो आदमी वहां से चला गया। काका बोले, भगवान इतना बुरा मत कर कि लोगों का तुझ पर से विश्वास उठ जाए। वहीं दूसरी ओर मुंबई में रायजादा मेंशन। शाम हो चली थी, अब जाके आरवी आई थी अपनी मस्ती में गुम। बाइक की चाबी को अपने हाथ में घुमाते हुए वो अपनी मस्ती में आ ही रही थी कि तभी उसकी नज़र वही गार्डन में सोफे पर बैठे नील पर गई, जो कानों पर हेडफोन लगाए लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। उसे देख आरवी को कुछ शरारत सूझती है। वो नील के पीछे जाके वहां से उसने एक घास तोड़ ली थी, वो उसके गर्दन पर फिरोने लगती है। नील काम में इतना लीन था कि उसे पता ही नहीं चला कि उसके पीछे आरवी उसके साथ शरारत कर रही है। वो घास के टुकड़े को नील की गर्दन पर फिरोने लगती है। नील को अपनी गर्दन पर कुछ चलता हुआ महसूस हुआ तो वो अपनी गर्दन झटकने लगा, पर बार बार ऐसा होने पर वो अपना हाथ मारने लगा, पर उसका ध्यान काम से नहीं हटा और ना उसने पीछे मुड़कर देखा। वही आरवी बारी बारी से दोनों साइड घास फिरोने लगी। अब नील का ध्यान हटने लगा। उसने दोनों हाथ अपनी गर्दन पर रख दिए तो उसका हाथ आरवी के हाथ से लग गया। आरवी ने हाथ तो हटा दिया, पर नील को एहसास हो गया कि पीछे कोई खड़ा है। वो जल्दी से पीछे घुमा तो आरवी हंसते हुए उसे देख रही थी। वो बोला, यू जंगली बिल्ली, चैन नहीं है क्या तुम्हें? आरवी उसे जीभ निकाल कर चिढ़ाने लगी। उसकी इस बचकानी हरकत पर नील का हंसने का मन किया, पर फिर लैपटॉप और हेडफोन निकाल वो उसे पकड़ने भागा। आरवी भी उसे अपनी ओर आते देख भागने लगी। नील उसके पीछे उसे पकड़ने के लिए भागा। वो दोनों हंसते खिलखिलाते हुए भाग रहे थे। उनके खिलखिलाने की आवाज बाहर की ओर आ रहे विक्रम जी और केशव जी के साथ बच्चे भी थे। वहीं ओबेरॉय मेंशन से भी राम जी और अरिताज जी के साथ बच्चे थे। उनके कानों में पड़ी वो लोग उन्हें देखने लगे। उनकी मस्ती देख वो लोग भी हंसने लगे। तभी आरवी भागती हुए मिहिर के पीछे छुप कर बोले, देखो भाई, ये मुझे परेशान कर रहा है। आरवी की बात सुन नील उसको पकड़ने की कोशिश करते हुए बोला, मैं परेशान कर रहा हूँ? जंगली बिल्ली अब झूठी भी हो गई। आरवी दूसरी ओर भाग गई। नील बोला, रुको तुम, आज तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, रुको तुम। पर आरवी फिर से दूसरी ओर जा रही थी। अब वो लोग बाकी सब के आसपास घूम रहे थे और बाकी सब हंस रहे थे। तभी नील ने अचानक से आरवी का हाथ पकड़ लिया। वो हंसते हुए बोला, अब कहाँ जाओगी? अब फंसी है बिल्ली जाल में। वही आरवी अपना हाथ कसमासा कर छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, देखो हाथ छोड़ दो वरना। नील बोला, वरना क्या? हाँ वरना क्या करोगी तुम? आरवी बोली, वारना मैं ये करूंगी। ये बोल उसने नील के हाथ पर जोर से काट लिया। नील ने चिखते हुए उसका हाथ छोड़ दिया तो नील चिल्लाते हुए बोला, इतनी हिम्मत अगर तुम शिवाय भाई के सामने करती तो मैं मानता। आज जरूर वह तुम्हें मजा चखाए होंगे। बड़ा बनी थी न उन्हें प्रोपोज करने वाली। आरवी अंदर की ओर भाग रही थी। जैसे ही नील के मुंह से शिवाय नाम निकला उसके आंखों में गुस्सा आ गया और वह बोली, इसका मतलब वह आसमान जिसे मैंने प्रपोज किया वह शिवाय था।
और फिर वह मेंशन के अंदर चली गई। वही नील रोनी सी शक्ल बनाकर बोला, देखो आप सबकी प्यारी अनु ने क्या हाल किया मेरे हाथ का। ये जंगली बिल्ली सिर्फ पंजा नहीं मारती, काटती भी है। उसके बाद वो पैर पटकते हुए अपने काम पर लग जाता है। बाकी सब भी उसके आसपास आके बैठ जाते हैं। रात के समय रायजादा मेंशन में सब खाने के लिए बैठ चुके थे। आरवी कुछ सोचते हुए खा रही थी, पर वो खाना कम खा रही थी और चम्मच ज्यादा पटक रही थी। ये बात रागिनी जी नोटिस कर रही थी। जब काफी देर तक ये चलता रहा तो वो बोली, क्या सोच रही हो? आरवी का ध्यान अभी भी उनकी ओर नहीं था, इसलिए वो कुछ नहीं बोली, पर बाकी सबका ध्यान उस पर आ गया था। उसे यूं खोया हुआ देखकर उसके पास बैठा रेयांश उसे हिलाते हुए बोला, क्या हुआ है, तुम कहीं खोई हुई हो? आरवी उसके हिलाने पर एकदम से होश में आई। वो बोली, हम क्या हुआ है? राधिका बोली, वही तो मम्मा कुछ कह रही थी, तुम्हारा ध्यान नहीं है, क्या हुआ है? आरवी ने उसकी बात सुनी और रागिनी जी की तरफ देखा जो उसे ही देख रही थी। वो बोली, कुछ कहा आपने? मैंने सुना नहीं, मेरा ध्यान नहीं था। रागिनी जी बोली, तुम खाना नहीं कह रही, क्या बात है, कहाँ खोई हुई हो, कुछ हुआ है क्या, परेशान लग रही हो? आरवी कुछ सोच बोली, मुझे कुछ पूछना था आपसे। अभी कोई कुछ बोलता उससे पहले गायत्री दादी बोली, अभी नहीं, पहले खाना इसे खत्म करो, बाद में बातें। रागिनी जी भी बोली, हाँ पहले खाना खा लो, बाद में पूछ लेना जो पूछना है। उसकी बात सुन आरवी हाँ में सिर हिलाती है और अपना ध्यान खाने में लगा देती है। खाना खाने के बाद सब यही बैठे थे। आरवी बार बार रागिनी जी को देख रही थी। जी अभी अभी हॉस्पिटल से फोन आया था तो वो वहां पर बात कर रही थी। राधिका नोटिस करती है कि आरवी बार बार रागिनी जी को देख रही थी तो वो उसके हाथ पर अपना हाथ रख पूछती है, क्या हुआ है? आरवी बोली, नहीं कुछ पूछना था बस। राधिका बोली, क्या पूछना है, कब से देख रही हो, तुम बहुत परेशान दिख रही हो। आरवी बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। आरवी को तभी कुछ याद आया। वो अपने सामने के सोफे पर बैठे केशव जी से बोली, बड़ी मैंने आपसे एक्सीडेंट के वक्त की सीसीटीवी फुटेज निकालने के लिए कहा था, क्या हुआ? केशव जी बोले, हाँ मिली तो, पर जब तक तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है तब तक ही है, उसके बाद का रिकवर ही नहीं हो पाया, पूरी फुटेज नहीं है। आरवी बोली, मतलब किसी ने डिलीट कर दी है? और उस ट्रक का नंबर? विक्रम जी बोले, उस आदमी के बारे में पता चला था, पर जब तक हम पहुंचते उसकी मौत हो चुकी थी। वो शराब के ठेके से बाहर निकल रहा था, शराब पीकर, तो उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट करने वाले की कोई गलती नहीं थी, वही बीच रास्ते में था। जिन्होंने ये अपनी आंखों से देखा उन सबने यही कहा है। आरवी बोली, मतलब कोई सबूत नहीं बचे हैं? विक्रम जी बोले, ज्यादा दिमाग पर जोर मत दो वरना दर्द शुरू हो जाएगा। उनकी बात सुन आरवी बस हम कहकर हाँ में सिर हिल दिया। तभी रागिनी जी वहां आ गई। वो बोली, क्या बात हो रही है? आरवी बोली, मुझे आपसे कुछ पूछना है। मैं एक्सीडेंट में जो भूल गई हूँ वो कब तक याद आएगा? आगे क्या होगा इस कहानी में जानेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय।